दोस्तों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। 1 तो हम गाइस देख ही चुके हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं ढंग से। तो देखो ढंग से पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है ये। इफ़ यू इज इक्वल टू ABCDEFGH, यानी कि H तक की ABCD लिख रही हैं दोस्तों ये, ठीक है। ABCDEFGH, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात करो। सबसे पहले तो हमको पूरक आना चाहिए कि ये पूरक होता क्या है। ये पूरक नहीं है, ये पूरक है, ठीक है। तो देखो पूरक क्या होता है। पूरक को हम ए का पूरक होता है ए डैश, ए का पूरक होता है ए डैश, और ए डैश का फॉर्मूला होता है यू माइनस ए। यानी कि अगर हम यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है दोस्तों सार्वत्रिक, सार्वत्रिक समुच्चय, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय में से अगर हम ए को माइनस कर देंगे तो ए डैश आ जाएगा, यानी ए का पूरक आ जाएगा। यानी कि अगर हम सार्वत्रिक समुच्चयों से किसी समुच्चय को माइनस कर देते हैं तो उसका पूरक आ जाता है, उसका पूरक हमारे पास निकल के आ जाता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे अब आगे। अगर हम ए का पूरक निकाल रहे हैं तो ए को हम यू में से माइनस कर देंगे। तो देखो ए में क्या क्या है, ए बी सी, तो ए बी सी को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब जो बच जाएगा ना, वो बच जाएगा ए का पूरक, यानी कि हमारे पास ए डैश बच गया दोस्तों। ए डैश बच गया हमारे पास, DEFGH, ये बच गया हमारे पास ए डैश, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखो आगे क्या करना है। उसके बाद हमारे पास दे रखा है बी, बी में दे रखे हैं दोस्तों DEFG, ठीक है। अगर हम बी डैश निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, तो बी डैश में थे हमको DEFG, जो बी के अवयव है ना उनको माइनस करना होगा दोस्तों। तो अगर हम बी के अवयवों को DEFG को इधर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा क्या, बी डैश। अब ये यू नहीं है, अब ये क्या है, बी डैश है। तो बी डैश बच गया हमारे पास ABC और H, ये आ गया हमारा बी डैश, यानी बी का पूरक आ गया। अगला देखो दोस्तों, आगे वो हमसे कह रहा है कि सी का डैश निकालो, यानी हमको सी डैश निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो देखो सी डैश कैसे निकालेंगे। अगर हम यू में से सी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी डैश। तो सी में दे रखे हैं ACEG, तो ACEG को माइनस करेंगे तो देखो ACE और G माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा BDF और H, यानी BDFH बच गया दोस्तों। तो हमारे पास आ जाएगा सी डैश बराबर BDF और H, और इनको कोष्टक में बंद कर देंगे दोस्तों, ठीक है। ये ऐसे, ये हो गया हमारे पास सी डैश, यानी सी का पूरक आ गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आगे हमसे वो क्या कह रहा है। आगे हमसे वो कह रहा है दोस्तों डी का पूरक निकालना है हमको, D डैश, और D डैश का फॉर्मूला होता है दोस्तों यूनिवर्सल सेट में से D को माइनस कर देना है हमको, ठीक है। तो D में आ रहे हैं हमारे FGHA, तो FGH और A को हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा BCDE, और BCDE बच गया हमारे पास दोस्तों D डैश। क्या बच गया, D डैश, क्या बच गया, D डैश, BCD और E, ये आ गया हमारे पास दोस्तों D डैश, यानी कि D का पूरक आ गया ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल था ये दोस्तों, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। थोड़ी देर पहले जो किया था ना क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम है दोस्तों, सेम टू सेम, बस अंतर क्या है,
अंतर बस इतना है कि पहले तो यू छोटा सा दे रखा था, अब यू की जगह हमारे पास दे रखा है एन। एन का मतलब होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि प्राकृत संख्या दे रखी है। देखो क्या कह रहा है वो हमसे कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी कि जो हमारा एन है वो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात करो, यानी कि हमको डैश ज्ञात करना है, डैश ए डैश बी डैश सी डैश ऐसे ज्ञात करना है, डैश ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे अब हम। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास x एक प्राकृत सम संख्या है, तो अगर हम n में से सम संख्याओं को माइनस कर देंगे दोस्तों, n में से अगर हम सम संख्याओं को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएंगी दोस्तों, हमारे पास संख्या बच जाएंगी दोस्तों विषम संख्या बच जाएंगी। अगर हम सम संख्याओं को माइनस करते हैं तो विषम ही तो बचती हैं। देखो ऐसे पहले हमारे पास थी 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे। ठीक है। अगर हम इसमें से सम संख्याओं को मिटा देंगे यानी माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएंगी, हमारे पास विषम संख्या बच जाएंगी 1 3 5 7 9 ऐसे ऐसे। ठीक है। तो हमारे पास जो ए डैश आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा दोस्तों विषम संख्याओं का समुच्चय। तो आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, लिख सकते हैं अभी जो लिखा था। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देखो x एक विषम संख्या है, अगर हम प्राकृत संख्याओं में से विषम संख्याओं को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, सम संख्या बच जाएंगी, यानी कि जो हमारा बी डैश है ना दोस्तों वो आ जाएगा सम संख्या। ठीक है, बहुत ही सरल है ये। सम संख्या का मतलब होता है 2 4 6 8 ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट। अगला देखो दोस्तों, x संख्या 3 का एक धन गुणज है। ये है देखो असली क्वेश्चन तो ये है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है दोस्तों आपको। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास लिख रहा है दोस्तों एन लिख रहा है। क्या लिख रहा है ये, एन। एन का मतलब होता है दोस्तों यूनिवर्सल सेट लिया हुआ है हमने यहाँ पे एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। उसमें से हमको देखो दोस्तों क्या माइनस करना है, उसमें से हमको माइनस करना है ये सम 3 का धन गुणज, 3 का गुणज। 3 का गुणज धन का मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव यानी धनात्मक, और गुणज का मतलब होता है जिसमें 3 का भाग जाता है, यानी कि हमको 3 का धन गुणज यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है। तो पहला जो 3 का धन गुणज होता है वो खुद 3 ही होता है, तो इसको माइनस कर दिया। उसके बाद 6 को माइनस कर दिया, उसके बाद 9 को माइनस कर दिया। तो देखो क्या बच जाएंगे हमारे पास बच जाएगी दोस्तों सबसे पहले 1 बच गया, उसके बाद 2, 3 हट गया दोस्तों, उसके बाद 4 बच गया, 5 बच गया, उसके बाद 6 हट गया दोस्तों यहाँ से। ठीक है। उसके बाद 7 बच गया, 8 बच गया, 9 हट गया, ऐसे ऐसे डॉट 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 लगा देंगे। ठीक है। और ये क्रॉस हमको लगाने नहीं है, ये क्रॉस तो समझाने के लिए बताया हुआ है। ठीक है। आपको सिर्फ क्रॉस हटा के और ये सब लिखने हैं। ठीक है, कोष्टक के अंदर लिखने हैं ये, ताकि हमको पता चल सके कि एक समुच्चय है डॉट डॉट ऐसे। ठीक है। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है x एक अभाज्य संख्या है। सबसे पहले तो अभाज्य का पता होना चाहिए, तभी तो हम a डैश निकालेंगे। मान लीजिए अगर ये a है और a क्या है, अभाज्य संख्या, तो हम अगर a डैश निकालेंगे तो अभाज्य संख्या तो हटानी है हमको, तो हमको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, हम एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, 7, 7 के बाद दोस्तों कौन सी आती है, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 डॉट डॉट डॉट, मतलब काफ़ी सारी होती हैं तो अनंत होती हैं। ठीक है।
यानी कि ये जो अभाज्य संख्या है ये हमको किस में से माइनस करनी है, n में से माइनस करनी है, n में से। ठीक है, n क्या होता है हमारे पास, n होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से हमको अभाज्य संख्याओं का पूरक निकालना है। यानी कि अभाज्य संख्या हमको क्या करनी है, माइनस करनी है, माइनस। तो देखो दोस्तों हम क्या क्या माइनस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास बच जाएगा दोस्तों 1 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 तो चला जाएगा क्योंकि 2 तो क्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3 भी चला जाएगा, 3 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 4 बच जाएगा, 5 भी चला जाएगा क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। 6 बच जाएगा, 7 चला जाएगा क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है। 6 के बाद दोस्तों 8 बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 10 बच जाएगा, 11 चला जाएगा क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है। 12 बच जाएगा, 13 चला जाएगा क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। ऐसे ऐसे डॉट 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 लगा देंगे हम लोग। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, अभाज्य संख्याओं का पूरक बराबर भाज्य संख्या। ठीक है, और एक भी है हमारे पास, क्योंकि एक को ना भाज्य मानते अभाज्य मानते कुछ नहीं मानते, तो एक तो है साथ में और ये भाज्य संख्या है बची कुछ ही। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 यूनियन, पहले 1 को कोष्टक में बंद करो, सेट बनाओ, तो 1 यूनियन और भाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी 1 और भाज्य संख्या मिलेंगी हमारे पास अभाज्य संख्याओं के पूरक में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। अब देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वो हमसे क्या कह रहा है, x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। यानी कि n में से हमको 3 के गुणा और 5 के गुणा ये हमको क्या करने हैं, माइनस करने हैं। ठीक है, यानी कि देखो एक बार फिर से लिख देते हैं दोस्तों हम यहाँ पे देखो दोस्तों कैसे लिखेंगे हम इसको ना, हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का 5, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैपिटल N माइनस 3 का गुणज। 3 के गुणज कौन कौन से होते हैं, 3, 6, 9 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और फिर से एक कॉमा लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे 5 के गुणज, 5 कॉमा 10 कॉमा 15 कॉमा डॉट डॉट डॉट। यानी कि हमको n में से 3 के गुणज और 5 के गुणज को घटाना है, जो बचेगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, आप इसको घटा भी सकते हैं या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं। देखो घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 चला गया, 4 बच गया, 5 चला गया, 6 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, 9 चला गया, सॉरी दोस्तों 6 भी चला जाएगा क्योंकि 6 3 का गुणज है, तो थोड़ा ध्यान से लिखना है हमको। ठीक है, यानी कि 3 के और 5 के गुणज सब चले जाएंगे, बची कुछ ही संख्या आंसर में रह जाएंगी। ठीक है, अगला देखो छठवा, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखो पूर्ण वर्ग संख्याओं क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या वो होती हैं जिनका वर्गमूल एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है। ठीक है, अब बहुत से लोग आप में से वर्गमूल भी नहीं जानते होंगे, तो देखो सबसे पहले दोबारा समझो इसको कि क्या वर्ग होता है, क्या वर्गमूल होता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों अगर हम 1 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम 4 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम 9 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि अंडर रूट को तो हम बोलते हैं क्या, वर्ग बोलते हैं। अंग्रेजी में अंडर रूट और हिंदी में वर्ग। और दोस्तों ये जो संख्या लिख रही है ना, इसके अंदर 1 लिख रही है, 4 लिख रही है, 9 लिख रही है, 16,
और 16 के बाद कौन सी आएगी 25, फिर 36, ऐसे ऐसे ये जो संख्याएं होती है ना, यानी जिनका वर्गमूल लेने पर पूर्णांक संख्या आती है, उसे जो ये जो संख्या लिखी होती है ना अंडर रूट के अंदर, इनको बोलते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, जैसे अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका देखो दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। जैसे हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों 9, उसके बाद 4 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 16। तो ये जो संख्या आ रही है ना 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट डॉट, इन संख्याओं को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमको अब क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का पूरक ज्ञात करो। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इनका पूरक ज्ञात करना है। तो हमको क्या क्या माइनस करना होगा, 1 माइनस करना होगा, 4 माइनस करना होगा, और 4 के बाद 9 माइनस करना होगा। किस में से माइनस करने हैं ये लोग हमको, एन में से माइनस करने हैं, एन में से प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से ये सब माइनस करने हैं। ठीक है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ऐसे ऐसे। ठीक है, आगे देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन। एक पूर्ण घन संख्या है। अब पूर्ण घन संख्या क्या होती है दोस्तों, ये भी पूर्ण वर्ग का मतलब तो होता है वर्ग करने से प्राप्त होती है, और पूर्ण घन का मतलब होता है घन करने से प्राप्त होती है। जैसे कि हम 1 का घन करेंगे यानी क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1। अगर हम 2 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 8। 3 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 27। उसके बाद 4 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास 16 चौका 64 यानी 64 आ जाएगा दोस्तों। अगर तो इधर जो संख्या आ रही है दोस्तों ये वाली, इनको बोलते हैं हम दोस्तों पूर्ण घन संख्याएं। तो हमको बस यही माइनस करनी है, यानी कि एन में से 1 माइनस करना है, 8 माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, और 27, 64 कॉमा डॉट 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 ऐसे लगा देंगे और ये आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा। ठीक है, आगे देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक्स सच दैट दोस्तों, एक्स सच दैट x + 5 = 8, यानी कि x एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे ना तो 8 आएगा। तो हम x + 5 बराबर 8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 को इधर ले जाएंगे दोस्तों तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 8 में से 5 गए तो 3 बचेंगे दोस्तों। कितने बचेंगे 3। तो x बराबर आ गया हमारा 3। तो इस पूरे का मतलब जो ये लिखा हुआ है ना, पूरी रामलीला जितनी भी लिख रही है ये, इस चीज़ का मतलब होता है दोस्तों 3, यानी कि ये इनडायरेक्टली यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास 3 लिख रहा है। ठीक है, कोष्टक के अंदर 3 लिख, ये इतना बड़ा 3 लिख रहा है। ठीक है, अब हमको इसका पूरक निकालना है। तो एन में से क्या करेंगे दोस्तों, हम एन में से हम 3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे कोष्टक लगाएंगे और उसमें 3 लिखेंगे और उसको ऐसे माइनस कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। या फिर आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कोष्टक स्टार्ट 1 2 3 तो माइनस हो गया, 4 5 6 7 8 9 और डॉट 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 अनंत तक जाएगा। यानी कि हमको सिर्फ और सिर्फ 3 माइनस करना था, वो हमने यहाँ से माइनस कर दिया 3। ठीक है, 2 के और 4 के बीच में से 3 माइनस कर दिया और ये बचा कुचा हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में दोस्तों वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, ये रहा 2x + 5 = 9, यानी कि 2x + 5 बराबर अपना कितना आ रहा है 9। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 9 - 5, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 - 5 होता है दोस्तों 4, यानी कि अपना 2x बराबर आ गया 4। अगर हम 2 से 4 को कट करेंगे
तो x बराबर आ गया 2, यानी कि ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2। यानी कि जो इतना बड़ा लिखा हुआ है देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब पूरा 2 लिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हमको इसका पूरक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, n-2 कर देंगे, ठीक है। तो n-2 करेंगे तो पहले की तरह ही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 1, 2 तो माइनस हो गया, 3, 4, 5, 6 और डॉट 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 अनंत तक जाएगा ये, ठीक है। पिछली बार हमने 3 को माइनस किया था, इस बार हमने 2 को माइनस कर दिया, यहाँ पे 2 नहीं लिख रहा देखो। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों वो क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10th। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10th हमारे पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10th हमसे कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको ढंग से, ठीक है। तो एक बार पढ़ेंगे, देखो, x सच दैट x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7, यानी कि जो x है वो हमारा 7 है और 7 से बड़ा है। यानी कि देखो दोस्तों, एक तो हमारे पास 7 है और 7 से बड़ा है, यानी 7 से बड़े क्या क्या होते हैं, 8, 9, 9 के बाद 10, 11, मतलब अनंत तक जाता है ये, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे जो 7 से अगर हम बड़ी संख्या लेंगे ना दोस्तों, तो वो हमको वास्तविक संख्या लेनी है, यानी कि पॉइंट वाली संख्या भी ले सकते हैं। लेकिन समझने की दृष्टि से हमने सिर्फ और सिर्फ प्राकृत संख्या ली है, क्योंकि हम ज़्यादातर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पढ़ रहे हैं, तो इसलिए, ठीक है। बाकी ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों, अगर हम, ये हमारा सेट आ गया हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी 7 और 7 से बड़ी संख्या लेनी है हमको। तो 7 और 7 से बड़ी संख्या अनंत तक होती है, ठीक है। तो ये सब संख्या ले ली हमने। अब हमको क्या करना है, ये जो संख्या आई है ना, इनका पूरक निकालना है। तो पूरक निकालना है तो n लेना है सबसे पहले, और n में से हमको क्या करना है दोस्तों, n में से हमको 7 को माइनस करना है। तो n में से हम दोस्तों 7 माइनस कर देंगे। 7 के बाद दोस्तों 8, 9, 10 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम सब कुछ अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास देखो क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो माइनस हो गया, और 7 से बड़ी सब संख्या माइनस हो गई। तो हमारे पास दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बच जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारा आ गया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया है दोस्तों, ठीक है। ये वाला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू n, यानी x जो है वो एक प्राकृत संख्या है, और क्या लिख रहा है, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। अब देखो दोस्तों, ये क्या चीज़ है, ये तो आपकी समझ में आ गया कि x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब तो क्या है, 1, 2, 3, 4, यानी प्राकृत संख्या है x। लेकिन मतलब इसका नहीं समझ में आया कि ये क्या लिख रहा है। तो देखो दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम, थोड़ी देर के लिए ना आप इस चिन्ह को भूल जाओ बीच वाले को, और इसको ना बराबर समझ के और इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले अगर हम एक को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x, देखो दोस्तों इसको ना थोड़ा पतला कर लेते हैं पेन को, ठीक है। तो देखो 2x इज ग्रेटर देन, ठीक है, 2x इज ग्रेटर देन 10 माइनस 1, ये 1 इधर चला गया, माइनस का हो गया, तो इधर बच जाएगा दोस्तों 9, यानी 2x इज ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x इज ग्रेटर देन 9। अगर हम 2 का इधर ले जाएंगे 2 को, तो इधर इनटू में है ये 2, तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन आ जाएगा 9/2, यानी कि ये कितना लिख रहा है, 9/2 कितना लिख रहा है, 9/2 का मतलब होता है दोस्तों 4.5, यानी 4.5, ठीक है।
यानी कि जो हमारा x है ना वो क्या है, 4.5 से बड़ा है, ठीक है। और x क्या है, x बिलोंग्स टू n है, यानी कि x क्या है, 4.5 से बड़ी प्राकृत संख्या है। तो 4.5 से बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है भाई, 4.5 से बड़ी प्राकृत संख्या होती है दोस्तों 5, 6, 7, 8, ऐसे ऐसे, यानी 5 से बड़ी और 5 सभी संख्या 4.5 से बड़ी होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इन सबको n में से घटा देंगे दोस्तों, तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, n माइनस 4.5 से बड़ी कौन कौन सी संख्या होती है, 5, 6, 7, 8 और ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे दोस्तों। अब देखो हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1, 2, 3 और 4 बचेगा, क्योंकि 4 जो है वो 4.5 से छोटा होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 4.5 से बड़ी संख्या तो ये हैं, सब माइनस हो गई, तो बची कौन कौन सी, 1, 2, 3, 4 बची, ठीक है। एन में से माइनस करना है दोस्तों, ये हमसे क्वेश्चन में ना पहले ही कह रखा है, देखो ये कह रखा प्राकृत संख्याओं को समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन में एन में से ही माइनस करना है, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4। आगे देखो दोस्तों आगे क्या करना है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 ना हम कल करेंगे बैन आरेख की सहायता से। धन्यवाद दोस्तों।